नमस्कार। आज की कहानी का नाम है जिंदगी एक नाला। इस कहानी में आजकल के रिपोर्टर्स और मीडिया की सच्चाई बताई गई है। सुहासी की उंगलियां अपनी स्पीड से कीबोर्ड पर चल रही थी। होठों के बीच पेन होने के साथ नजरें सामने मॉनिटर पर थी। सहसा फोन बजा। सामने वाले की बात सुनने के साथ अब वो अपना बिखरा सामान समेटकर बैग में डालने लगी थी। बस मैं अभी पहुंच रही हूँ। कैबिन से बाहर निकलकर तेज कदमों से सामने डेस्क पर काम कर रही सीमा के पास पहुंची। हमारा शक सही था। वो नाले की दीवार जर्जर तो थी ही, इसके साथ कई चूहों ने उसमें छेद कर रखा था। इसमें क्या नया है, ये तो हम कुछ दिन पहले ही देख चुके थे। खबरों के लिए जिस तरह भटकना पड़ता है, उस हिसाब से आधे से ज्यादा नाले बस इतनी सी उम्र में हम दोनों ने देख डाले हैं। सीमा ने व्यंग किया। नया ये है कि वो दीवार गिर गई और हम दोनों कोई भूत नहीं हैं जो भटकेंगे। सीमा का हाथ पकड़कर वो ऑफिस से बाहर की ओर बढ़ गई। वहीं सीमा जल्दी में उठाया सामान सुहासी के कदमों से कदम मिलाकर चलते हुए बैग में रखती जा रही थी। सुहासी पत्रकार थी और सीमा उसकी जूनियर, दोनों 25 के आसपास हम उम्र लड़कियां थी। जहां सुहासी अपने काम को लेकर सजग थी, वहीं सीमा बस सुहासी को फॉलो करना ही अपना काम समझती थी। दोनों उस इलाके में आगे बढ़े जा रहे थे। आसपास बातें कर रहे लोगों की आवाज उनके कानों में पड़ रही थी, जिससे उन्हें साफ साफ पता चल रहा था लोगों में उस नाले को लेकर निराशा और खौफ दोनों है। नाला नाला जिंदगी बन गई है। कानों के पर्दों से ये शब्द टकराए। दोनों वहीं रुककर सामने पान की दुकान पर खड़ी उस झुंड को देखने लगे। साथ ही सीमा उनकी बातों को नोट किए जा रही थी। अब दोनों फिर से आगे बढ़कर उस नाले के पास पहुंचने की कोशिश करने लगे, जो इलाके के बीच से होकर बहता था। इसलिए एक तरफ की दीवार टूट जाने का खौफ वहां बसे हर एक के दिल में समाया हुआ था। ऊपर से बारिश का महीना आग में घी डालने का काम कर रहा था। सुहासी ने पिछली बार जब जर्जर दीवार देखी थी, तभी इस बारे में विस्तार से लिखा था, जो आगे चलकर कई अखबारों की सुर्खियां भी बनी। फिर भी उस लेख का प्रशासन पर कोई असर नहीं हुआ। नतीजा, वो दीवार गिर गई। सभी को सिर्फ अपनी जेब भरने की पड़ी होती है। काहे का प्रशासन, किसी को इन गरीबों से मतलब ही नहीं। तीखी आवाज में सीमा भड़ास निकाले जा रही थी। वहीं सुहासी के कानों में अब भी वही वाक्य घूम रहे थे। ओए, ऐसे कहाँ गुम हो? सीमा ने उसके सामने चुटकी बजाई। दोनों अब नाले से थोड़ी दूर ऊंचाई पर खड़े थे, जिसकी दुर्गंध उन्हें वहां तक आ रही थी। दुर्गंध से बचने के लिए दोनों ने नाक पर रुमाल रख लिया। दीवार टूट जाने से नाले का पानी आसपास फैल गया था। चूहों से लेकर कई कीड़े भी हर जगह फैल चुके थे। यार, अगर कुछ घंटे भी जमकर बारिश हुई होती ना, तो इनकी जिंदगी नाला नाला ही बन जानी। वहीं दूसरी ओर वो चारों बच्चे एक कबाड़ी की दुकान पर खड़े ललचाई नजरों से ऊपर से नीचे होते तराजू को देख रहे थे। हो गया, इस बार तो पक्का मेरा 10 रुपए का हिस्सा तो आएगा ही। राजू खुशी से झूमते हुए तालियां बजा रहा था। हाँ, इस बार अपन चारों ने बड़ी मेहनत की है। लेकिन राजू, कान खोलकर सुन ले, पिछली बार जो तूने 5 रुपए का घोटाला किया था, उसका हिसाब तो अब हम लोगों को मांगता ही है, समझा क्या? सुमी ने उंगलियां दिखाते हुए रौब से कहा। अरे यार, मैं भला काय को पैसे लेकर भागूंगा। पिछली बार आई ने किट्टो को डेयरी मिल्क वास्ते बेल्ट से मारा था। पैसे नहीं थे और वो जिद करके आई को हल्ला कर रही थी। फिर मैंने बोला उसको, आई को मत कहा कर, कुछ भी चाहिए तो मेरे से बोल, मैं ला कर देगा ना तेरे को। बस इसी वास्ते 5 रुपए ज्यादा लिया था, राजू ने अपनी मजबूरी बताई। ये आती भी बड़ी महंगी है, याद नहीं पिछली बार कब खाया था। अपन लोग के बस के बाहर की चीज है ये डेयरी मिल्क वाली चॉकलेट मैम। सुना है इससे दांत भी खराब हो जाते हैं। सुमी खट्टे अंगूर वाले किस्से के आधार पर बोले जा रही थी। काय को अपन सब फोकट में पैसा बर्बाद करें। कच्चे मैंगो की गोली बड़ी मस्त आती है, एक की दो के साथ स्वाद भी गजब का होता है। ये 4 बच्चों की गैंग थी।
सबकी उम्र 12 से 10 के आसपास। राजू इन सबका लीडर था, लेकिन सुमी भी खुद को लीडर से कम नहीं समझती थी। ये सभी नाले के पास कचरा बिनने का काम करते थे। राजू ने कबाड़ वाले से 40 रुपए लिए, सबके हिस्से में 10-10 रुपए आए। इसके साथ चेहरे पर एक खुशी की मुस्कुराहट भी आ रही थी। चारों आपस में बातें करते चले जा रहे थे। तेरे पास जो छोटा सा फोन है वो देना, सुमी ने राजू से प्रार्थना करते हुए कहा। फोन तो नहीं मिलेगा, लेकिन तू अभी पक्का मार खाएगी। 100 बार बोला है, वो मेम साहब का फोन है। अकल में बात घुसती है या नहीं? पिछले 2 दिनों से मना करते हुए राजू अब थक चुका था। ए भाव काय को खाता है रे, अभी तेरी आई से बता दूंगी तेरे पास फोन है, सुमी ने धमकाते हुए कहा। सहसा राजू को सामने सुहासी नजर आई। सबको छोड़कर वो दौड़ पड़ा। उसके पीछे बाकी तीनों भी भागने लगे। मेम साहब आपका फोन, राजू ने फोन आगे बढ़ाते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ अखबार में यहाँ की स्थिति लिखने के बाद उसे पूरी उम्मीद थी कि जल्द ही समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन जब कई दिनों तक उसे यहाँ की खबर नहीं मिली, तो 2 दिन पहले फिर वह यहाँ आई थी। नाले से थोड़ी दूर पर राजू अपनी छोटी बहन के साथ खेल रहा था, जिसके पास सुहासी जा पहुंची। राजू ने कहा, कहिए मैम, क्या आप भी इस नाले के बारे में जानने आई हैं? इतने दिनों से जिसे देखो वो ही आकर देख जाता है, फोटो खिंचवाता है, लेकिन करता कोई कुछ नहीं। बारिश आएगी तो बस कोई एक बह जाएगा, जिससे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे पड़ेगा भी काय को, आपके घर का थोड़ी कोई बहा है नाले में। लचर प्रशासन के प्रति रोष उसकी बातों से साफ झलक रहा था। रोज रोज की होने वाली दिखावी प्रतिक्रिया से वह पूरी तरह खिन्न था। राजू 8 साल का था जब उसकी 10 साल की बहन इसी नाले में बह गई थी। बारिश का वो तूफान, उसके साथ भरकर बहता ये नाला, दोनों में समा गई वो, कभी वापस न आने के लिए। वो तो चली गई, लेकिन राजू अब भी जी रहा है। जिएंगे भी, और भला किसी को क्या फर्क पड़ेगा इनसे। रूखेपन से मुंह फेरकर वापस अपनी छोटी बहन किट्टो के साथ राजू खेलने लगा। सुहासी भी अच्छी तरह जानती थी, नाले की जर्जर दीवार वापस बन जाना ही समस्या का हल नहीं है। वह पत्रकार थी, उसका काम बस इतना था, खबरें जमा करके अखबारों की सुर्खियां बनाना, इसके साथ ही खुद की पहचान कायम रखना। तो भला वो इस पचड़े में क्यों पड़ती। आगे उसने चतुराई से काम लिया। सुनो, ये फोन अपने पास रखो। यहाँ अगर कोई आए, नाले से संबंधित बात करे या फिर कुछ भी हो, तो बस इस नंबर पर फोन कर देना। सुहासी ने उसे नोकिया का छोटा सा फोन देते हुए सब कुछ समझा दिया। पहली बार कोई राजू को फोन दे रहा था, इसलिए वो खुश तो था, लेकिन अपने उसूलों का भी वह पक्का था। सीधे तौर पर उसने लेने से मना कर दिया। जब सुहासी ने उसे यकीन दिलाया तो इस इलाके के बारे में भी सोचकर उसने वह फोन रख लिया। राजू के पीछे खड़ी सुमी ने चहक कर पूछा, मैम साहब, क्या इससे मैं अपनी दोस्त को फोन कर सकती हूँ? सुहासी ने कहा, हाँ, आप सब बात कर सकते हो। राजू को सुहासी से बहुत उम्मीदें थी कि राजू के एक फोन करते ही सुहासी उसकी मदद के लिए आ जाएगी। अब शाम ढल चुकी थी। आसमान में रह रह कर बादल गड़गड़ा रहे थे, जिसे देख राजू के साथ उस इलाके के सारे लोग घबरा उठे थे। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सब दिल थामे अपने घरों में बैठे बारिश बंद हो जाने की प्रार्थना कर रहे थे। बारिश होते ही 2 घंटे बीत चुके थे। सुहासी अपनी कार से घर जाने के लिए निकली। रास्ते में उसे विक्की की कार एक भट्टे की दुकान के पास खड़ी नजर आई। विक्की उसका फियांसी था। उसने कार साइड में पार्क की और उतरकर बिना छाते के उसकी तरफ बढ़ गई। अच्छा, तो जनाब आज भट्टे खाने के मूड में हैं। बारिश ही इतनी हो रही है, अब भट्टा खाना तो बनता ही है, विक्की ने कहा। भट्टा ही खाते रहोगे या हमारी शादी की बात करने घर भी आओगे? सब तो लाइफ में सेट हो गया, तो अब अगले महीने फैमिली के साथ आने की पूरी प्लानिंग है, विक्की ने कहा। सच्ची? सुहासी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। विक्की ने कहा, मुच्ची। अब दोनों बारिश में आकर बाहें फैलाकर भीगने लगे। उफ,
इस बारिश को भी अभी स्लो होना था। प्लीज भगवान, आज जमकर बरस जाओ। आज इस खुशी की बारिश में हम दोनों जमकर भीगना चाहते हैं। सुहासी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। वापस झमझमाकर बारिश शुरू हो गई, जिसे देख वो खुशी से उछल पड़ी। दूसरी तरफ गाड़ी में रखा उसका फोन बजे जा रहा था। राजू ने कहा, मैम साहब फोन नहीं उठा रही। इतनी तेज बारिश देखकर हो सकता है बड़े बाबू को लेकर वे साथ ही यहाँ हम सबको बचाने के लिए आए। एक उम्मीद के साथ वो किट्टो को गोद में लेकर वापस बैठ गया। किट्टो उसकी छोटी बहन है। आई बाबा अभी तक काम पर से नहीं लौटे थे। नाले का पानी बहते हुए अब उसके घर के अंदर आ रहा था, जिसे रोकने के लिए उसके दिमाग में आइडिया आया। जहाँ से पानी अंदर आ रहा है, अगर उस तरफ 2-2 ईंट की दीवार बना दे तो काफी हद तक पानी अंदर नहीं आ पाएगा। बाल मन जहाँ से सोच ले वहीं से उसे सब सही दिखने लगता है। अंजाम से अनजान एक यह बालक का मन होता है, जो हर परिस्थिति में ऐसे हल भी ढूंढ निकालता है जो सिर्फ एक बेवकूफ़ी होती है। और अगर साथ में कोई बड़ा होने के बजाय छोटा हो तो उसे छोटे के लिए उम्र में सबसे बड़ा बनना पड़ता है। उसने किट्टो को कागज का बनाया खिलौना पकड़ा दिया और खुद घर के बाहर आया। नाले की दूसरी तरफ काफ़ी ईंटें रखी थी, जो कई दिनों से नाले की दीवार बनाने के लिए मंगवाई गई थी, लेकिन काम कभी भी शुरू नहीं किया गया। पैरों के पंजों को जमीन में धंसाते हुए राजू सावधानी से उस तरफ बढ़ने लगा। अचानक से उसका पैर फिसला, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। अब काफ़ी हद तक वो ईंटें लगा चुका था, बस 2 ईंटों की ज़रूरत उसे और थी। इतनी बार आने जाने से उसे अनुभव हो चुका था। किट्टो दरवाजे के पास खड़ी रोने लगी, जिसकी आवाज़ सुनकर हाथों में उठाई ईंट के साथ वो पलटा। यकायक हवाओं के साथ बारिश की बूंदों ने उस पर प्रहार किया। गहरी मिट्टियों से उसका पैर फिसल गया। हाथ में पकड़ी दोनों ईंटें जहां की तहां छूटकर गिर गई। वहीं दरवाजे पर खड़ी किट्टो भाई भाई चिल्ला रही थी। सुबह हाथ में कैमरा लिए सुहासी सीमा के साथ वहां पहुंच चुकी थी। ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ यहाँ, मतलब बारिश जल्द ही बंद हो गई होगी। वैसे सुर्खियां बनाने के लिए टूटी हुई दीवार के साथ भरे हुए नाले की तस्वीर हम ले सकते हैं। सीमा ने चारों तरफ देखकर कहा, उधर देख, वो छोटा सा घर भी नाले में समा चुका है। सुहासी ने तस्वीर खींचते हुए कहा। सुहासी तस्वीरें ले रही थी और सीमा लिखने में लगी हुई थी। तुम रो क्यों रही हो? एक तरफ बैठकर रोती सुमी को देखकर हाथों में कैमरा लिए सुहासी उसके पास आई। किट्टो ने कहा, राजू कल रात नाले में बह गया। इतना बोलकर रोते हुए वो वहां से भाग गई। सीमा ने कहा, इस खबर को भी शामिल कर लेते हैं। नाला नाला जिंदगी बन गई है। माथे पर हाथ धरे बैठा बूढ़ा आदमी घर में भर चुके नाले के पानी को देखकर कह रहा था। ये शब्द सुहासी के कानों में भी पड़े। अब तो तेरा प्रमोशन पक्का होगा। इन खबरों से हम प्रशासन से लेकर नेताओं की धज्जियां उड़ाएंगे। हर जगह तेरे चर्चे होंगे। शायद मेरी भी थोड़ी सी हो जाए। खुशी से सीमा दूसरी तरफ जाकर अपनी डायरी में उनकी बर्बादी के किस्से लिखती रही। जिंदगी अपने आप में खुद नाला है। जिंदगी के इस नाले में ख्वाहिशों और इच्छाओं की गंदगी मिली है, जो कभी खत्म नहीं होती, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती जाती है। आसमान से गिरने वाला वो बारिश का साफ पानी भी इसमें मिलकर काला हो जाता है। हल्के से मुस्कुराकर वो वापस अपना काम करने लगी। अगले दिन अखबारों में बड़े बड़े कॉलम में लेख छपा, नाला नाला जिंदगी। धन्यवाद।